साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको देखने में बोर लग सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो कोरोना से संबंधित होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना न्यूज़ में बना हुआ है और कोरोना से जो प्रश्न बनेंगे वो आपकी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेंगे। तो उन प्रश्नों को भी हमको कवर करते हुए चलना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, नवंबर 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी भारत का कौन सा स्टेडियम करेगा? ऑप्शन है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ऑप्शन बी है ईडन गार्डन स्टेडियम, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इकाना स्टेडियम। जैसा कि आपको पता है, भारत में अक्टूबर नवंबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो जो उसका फाइनल मैच होगा वो कौन से स्टेडियम में होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। सही आंसर है सी, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसका फाइनल खेला जाएगा। तो आइए देखते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है और पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में आपको देते हैं। देखिए, तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम नवंबर 2021 में T20 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करेगा। बीसीसीआई ने अक्टूबर नवंबर T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 8 स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो यहाँ पर जो 8 स्थान आपको दिए जा रहे हैं, इन 8 स्थानों पर ही T20 वर्ल्ड कप के मैच होने वाले हैं। कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और धर्मशाला, इन 8 स्थानों पर जो है आपके T20 वर्ल्ड कप के मैच होंगे। ठीक है, पहले शुरू में से मोटेरा स्टेडियम कहते थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम को, उसके बाद इसका नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, जो ट्रंप वाला कार्यक्रम था वो भी यहीं पर आयोजित किया गया था, और अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये तीनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पहला नाम क्या था, दूसरा नाम क्या था, और अभी हाल ही में क्या नाम रखा गया है। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 2 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? ये स्टैटिक का प्रश्न बन रहा है। हमने ये प्रश्न क्यों पूछा है वो पूरी आपकी जानकारी देंगे, क्योंकि ये जो स्टैटिक जीके है वो आपके करंट से संबंधित है। ऑप्शन ए है नूर सुल्तान, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है मोगादिशु, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टोक्यो। तो आइए देखते हैं कजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। सही आंसर ए, यानी कि नूर सुल्तान नाम है कजाकिस्तान की राजधानी का। अब ये करंट से कैसे संबंधित है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम नूर सुल्तान है। अभी हाल ही में यहाँ पर एशियाई चैंपियन कुश्ती का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर अभी एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती का आयोजन यहाँ पर किया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है कजाकिस्तान। तो इसकी राजधानी, इसकी जो मुद्रा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं भारत की अगर बात कर लेते हैं तो एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें से 7 पदक महिलाओं ने जीते हैं और 7 पदक पुरुषों ने जीते हैं। आइए देखते हैं कितने स्वर्ण मिले हैं भारत को। तो 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदक पर भारत ने कब्जा जमाया है। ठीक है, चलिए मुद्रा की बात कर लेते हैं कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान की मुद्रा है कजाकिस्तानी टेंगे, और राष्ट्रीय खेल वहाँ का क्या है? तो फुटबॉल जो है वो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है कजाकिस्तान का। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3, 18 अप्रैल 2021 को महान दार्शनिक, संत और समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि किसने अर्पित की है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजनाथ सिंह। चलिए आंसर देखते हैं, किसने यहाँ पर समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की? सही आंसर भी, यानी कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए कुछ जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 18 अप्रैल 2021 को महान दार्शनिक, संत एवं समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी जयंती कब थी? तो 18 अप्रैल 2021 को इनकी जयंती मनाई गई है। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो वे वेदांत वैष्णववाद के महान समर्थक थे, जिन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश का प्रचार किया। रामानुज की मम्मी रूपी जो शरीर है उसको चंदन और केसर का उपयोग करके श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में संरक्षित करके रखा गया है। तो जिनका मम्मी रूप वाला शरीर है उसको संरक्षित करके कहाँ पर रखा गया है? तो याद रखना है आपको, श्रीरंग के रंगनाथ स्वामी मंदिर में उनका मम्मी वाला शरीर जो है उसको संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 4 है, 19 अप्रैल 2021 को कोविड-19 संक्रमण के बाद जो है नरेंद्र कौशल का निधन हो गया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के किस विभाग में कार्य किया था? यदि कोरोना की वजह से जिसका निधन हो रहा है, वो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना इस समय न्यूज़ में बना हुआ है। तो जिसका भी निधन हो रहा है, जो भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं और क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं मतलब पूरे विश्व में, ये सारी जानकारी आपको होना ज़रूरी है, ठीक है? ऑप्शन ए है ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन बी है दूरदर्शन, ऑप्शन सी है आरओबी या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। यानी कि इन सभी जगह इन्होंने कार्य किया था। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है डी, यानी कि इन तीनों जगह पर उन्होंने कार्य किया था। चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र कौशल का अप्रैल 2021 में कोविड-19 संक्रमण के बाद निधन हो गया। नरेंद्र कौशल ने वरिष्ठ पदों पर ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, आरओबी और आरएनआई सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कार्य किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे सिंपल प्रश्न अगर पूछेंगे तो पूछेंगे कि जो नरेंद्र कौशल है उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप आंसर लगाएंगे भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे थे, ठीक है। वो फिर पूछेंगे आपसे किस किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, तो ये तीनों आप बता सकते हैं। दूरदर्शन में भी काम किया है, ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया है, आरओबी में भी कार्य किया है और आरएनआई में भी कार्य किया है। तो कथन वाले जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहाँ से बन सकते हैं कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। तो ऐसे कथनों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको एक प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए, ये भी चर्चा में रहा, इफ्को अपना एक ऑक्सीजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित करने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, अब हर एक राज्य को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इफ्को अपना एक जो है ऑक्सीजन संयंत्र खोलने जा रहा है। कहाँ पर खोलेगा? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको इफ्को की फुल फॉर्म भी बताते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गुजरात में अपना जो है ऑक्सीजन संयंत्र का नया संयंत्र स्थापित करने जा रहा है इफ्को। चलिए इफ्को के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, तो ये आपका इफ्को का फुल फॉर्म हो गया। अपनी गुजरात की कलोल इकाई में 200 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की क्षमता वाला एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। क्षमता क्या है? तो 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। यह कोविड-19 संक्रमण की अभूतपूर्व वृद्धि के बीच ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन प्रदान करेगा। जैसा कि आपको पता है, अब हर एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए ये जो कार्य जो है इफ्को के द्वारा किया गया है। संयंत्र में प्रतिदिन 700 बड़े आकार के बड़े डी प्रकार के सिलेंडर और 300 मध्यम बी प्रकार के सिलेंडर भरे जाएंगे, ठीक है। और ये सारे सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाएंगे, जो मतलब कि जहां पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे ने अपने राज्यों में बेड की कमी का सामना करने वाले राज्य सरकारों की सहायता के लिए कितने ट्रेन डिब्बों को कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, अब बेड की आवश्यकता पड़ रही है, इतनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं कि अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है, ठीक है। उस कमी की आपूर्ति के लिए जो भारतीय रेलवे ने अपने ट्रेन डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित कर दिया है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, कितने ऐसे डिब्बे हैं जिनको आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित किया गया है। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 4002, ऑप्शन सी है 5002 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 6002। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर इसका बी, यानी कि 4002 डिब्बों को यहां पर आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित कर दिया गया है। देखिए, तो भारतीय रेलवे ने अपने राज्य में बेड की कमी का सामना करने वाले राज्य सरकारों की सहायता के लिए 4002 ट्रेन डिब्बों को कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित किया है। यह कोच अनुरोध पर राज्य सरकारों को आवंटित किए जाएंगे। अब इसका प्रारंभ कहां से किया है? तो महाराष्ट्र के नंदुरबार में 94 कोच देकर के इसका प्रारंभ किया है। जैसे जिस भी राज्य को आवश्यकता होगी कोविड-19 के लिए ये ट्रेन डिब्बों की जो है, तो उस राज्य पहले वो राज्य अनुरोध करेगा भारतीय रेलवे से कि हमें आवश्यकता है, इतने डिब्बे हमें चाहिए, तो फिर वो डिब्बे भारतीय रेलवे उनको दे देगा। जैसे कि अभी प्रारंभ कहाँ से किया? तो महाराष्ट्र के नंदुरबार में 94 कोच देकर के इस मतलब इनिशिएट का जो है प्रारंभ भारतीय रेलवे ने कर दिया है। 4002 डिब्बे बनाए हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 टीका लगने के बावजूद राज्य में प्रवेश करने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में गुजरात ने कह दिया था कि जो भी लोग बाहर से आएंगे, चाहे वो कुंभ मेले से ही आ रहे हों, उनको आरटी-पीसीआर टेस्ट करा करके आना ही आना पड़ेगा। अब यहाँ पर इनमें से एक राज्य ऐसा भी है जिसने ये भी कहा है कि भले ही आपको पहले से टीका लगा हुआ है, भले ही आपका वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन फिर भी आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है पंजाब या फिर ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। चलिए आंसर देखते हैं।
सही आंसर इसका ए यानी कि केरल राज्य ने ये जो बात है साफ साफ कह दी है कि आपको भले ही कोविड का टीका लगा हुआ है लेकिन फिर भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये केरल ने नया कोविड-19 नियम बनाया है क्योंकि 18 अप्रैल को 18,257 नए कोविड मामलों के साथ उच्चतम एकल दिवसीय वृद्धि को दर्ज किया, यानी एक दिन में 18,257 नए मामले मिले हैं। इस वजह से केरल ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, यानी दूसरे राज्य से जो भी आएगा उसको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है और ये टेस्ट भी 48 घंटे पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये केरल राज्य ने यहाँ पर घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपका एग्जाम आएगा तो ये सारे प्रश्न आपको वहाँ पर दिखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अगर चीज़ें नई मिल रही हो, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु भारतीय रेलवे किस नाम से ट्रेन चलाने जा रहा है? जैसे देखिए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना भी है, तो उसके लिए कौन सी ट्रेन चलाने जा रहा है, किस नाम से ट्रेन चलाएगा भारतीय रेलवे? ऑप्शन ए है कोविड-19 एक्सप्रेस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी आइसोलेशन एक्सप्रेस या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं, किस नाम से ट्रेन चलाने जा रहा है भारतीय रेलवे? देखिए आंसर इसका बी यानी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाया जाएगा। अब इनको संचालित कैसे किया जाएगा वो भी आपको बता देते हैं। तो कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी की रिपोर्ट के बीच रेलवे देश भर में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करेगा। इसके लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, यानी कि ट्रेनों के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए या फिर तरल ऑक्सीजन जो हो गई उनको भर करके एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाएगा और स्पीड से जा सके, उसके लिए क्या है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये है कि जैसे अगर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है तो बाकी ट्रेनों को साइड कर दिया जाएगा, पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को निकलने की यहाँ पर अनुमति दी जाएगी, उसके बाद अन्य ट्रेनें जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, रेलवे ने ये कार्य चालू किया है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से यहाँ पर ट्रेन भी चालू की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। अभी हाल ही में इटली ने भारत के किस राज्य में अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है? तो इटली का पहला मेगा फूड पार्क भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। चलिए आंसर देख लेते हैं, सही आंसर डी यानी कि गुजरात में यहाँ पर यह इनिशिएट लॉन्च किया गया है इटली के द्वारा। देखिए, इटली ने गुजरात के मेहसाणा जिले में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों देश के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है। ठीक है, अब देखिए इटली क्योंकि न्यूज़ में है तो इटली की राजधानी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? तो सर्जियो मटारोला जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो पहला मेगा फूड पार्क जो है वो भारत में आयोजित किया है, किस देश ने? तो इटली ने आयोजित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, दिवस वाला प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया अभी हाल ही में? ऑप्शन ए है 10 अप्रैल, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 19 अप्रैल। चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर सी यानी कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। तो थीम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है इस बार की। तो चलिए देखते हैं, थीम भी बताएंगे और क्यों मनाया जाता है वो भी आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, तो देखिए विश्व धरोहर दिवस अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो है वो हमारे आसपास दिखाई देने वाली सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर जो है वो इस वर्ष की थीम है। अब ये विश्व विरासत, जैसे कि हमारे आसपास विरासत स्थल है, जैसे अगर आप ग्वालियर में रह रहे हैं तो आपके पास विरासत स्थल क्या है? तो ग्वालियर का किला है, महारानी लक्ष्मीबाई की छतरी है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का किला है, और जो आसपास के जो भी मतलब ऐतिहासिक स्थल हैं वो सारे आपके विश्व विरासत की सूची में आते हैं। तो देखिए इनका संरक्षण करना है, इनके प्रति हमें जागरूक होना है कि कैसे इनको बचाया जा सके, उसी के लिए जो हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। थीम आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर जो है वो इस वर्ष की थीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सांस्कृतिक और विश्व धरोहर की निगरानी कौन करता है? तो यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक एवं विश्व धरोहर की निगरानी की जाती है। यूनेस्को के बारे में बता देते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कल के प्रश्न की बात करते हैं।
तो देखिए, कल का प्रश्न है, हमने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में जो है कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर है उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए किस किसने यहाँ पर आंसर दिया है। तो सही आंसर दिया है देव शर्मा ने, संध्या पाटले ने, प्रमोद 3095 ने, रियल व्यू ने, संध्या स्वामी ने, यूवी सिंह ने, संगीता धुड़वे ने। इन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया और काफ़ी डिटेल में जानकारी दी। इसीलिए हम कहते हैं जो भी आपको जानकारी कहीं से भी मिले, उस जानकारी को उस प्रश्न से संबंधित कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। ठीक है, तो आज के प्रश्न आपसे इतिहास से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके उतनी ज़्यादा जानकारी लिखिए, भले आप गूगल से सर्च कीजिए या फिर कहीं से भी सर्च कीजिए। चीज़ें आप सर्च करेंगे तो आपका दिमाग लगेगा, फिर आप उसको टाइप करेंगे, फिर आपका दिमाग लगेगा और चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और डेली हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं एमपीपीएससी वालों के लिए, हर एक यूनिट से संबंधित। तो आज भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है, जो कि आपको 12:30 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, दूसरों से आगे निकलते रहिए, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आपसे कामना है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।